हम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। ओके दोस्तों, हम है क्लास नंबर 4 में और हम कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, और चैरिटेबल ट्रस्ट का भी क्लास नंबर 4 है। तो आज अपने जो मेजर प्रैक्टिस करने वाले वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले, तो नोटबुक रेडी रखना, कैलकुलेटर वगैरह सब रेडी रखना। अपने को आज बहुत सारी प्रैक्टिस करना है और आज के ही प्रैक्टिस के बेसिस पे आगे क्वेश्चन डिफाइन होगा जो अपने एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैरिटेबल ट्रस्ट के क्लास 4 के साथ। जो दो चीजें मुझे तुम्हें बतानी है, एक बतानी है स्पेसिफाइड पर्सन वाली, एक बतानी है मेरे को तुमको कैपिटल गेन से रिलेटेड वाली, इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन के साथ। अगर हम कैपिटल गेन की बात करें इन केस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जो मेन चीज आपको याद रखनी है और समझनी है वो ये है कि जो कैपिटल गेन अपने पढ़ेंगे आगे डायरेक्ट टैक्स में, वो कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं है फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सेपरेट ट्रीटमेंट होता है कैपिटल गेन का, काफी सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। अपने को बस वो फोकस करना है। जो आगे कैपिटल गेन 112 पे 111 है, जो सब पढ़ेंगे आगे कैपिटल गेन चैप्टर में, वो यहाँ पे लगेगा नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन अलग होती है। यहाँ पे कैपिटल गेन ट्रस्ट के केस में द सेक्शन नंबर इज 111(1)(a). गौर से सुनो क्या होता है। मेरे पास एक एसेट है जिसको मैंने परचेज करा था 100 रुपीज में, इसको मैं सेल कर रहा हूं 150 रुपीज में। तो यहां पे मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, इनकम कितनी जनरेट हुई मेरे को। तो मैंने इसको बेचा 150 में, 100 इसकी परचेज प्राइस थी, तो मेरे को कैपिटल गेन कितने का हुआ, 50 रुपीज का कैपिटल गेन। एक क्वेश्चन का आंसर देना। टैक्स ग्रॉस रिसीव पे चार्ज किया जाता है या इनकम पे चार्ज किया जाता है? वेरी गुड, इनकम पे चार्ज किया जाता है। तो अगर हम पे टैक्सेबिलिटी आएगी एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो 150 में आएगी कि 50 में आएगी तुम्हारे हिसाब से? 150 विल बी टैक्सेबल और ₹50 विल बी टैक्सेबल। ₹50 विल बी टैक्सेबल, राइट? बिकॉज इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। तो 50 रुपीज मेरी इनकम हुई, ये टैक्सेबिलिटी में। जब भी कोई चीज टैक्सेबिलिटी में जाती है चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर में, वो कहां जाएगा? बिफोर 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे नॉर्मली ग्रॉस रिसीप्ट अपने लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, उसी प्रकार ये कैपिटल गेन भी 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन के पहले आता है। तो जब अपने कॉम्प्यूटेशन ड्राफ्ट करेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे और 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन के पहले इसको डालते हैं। अब सिंस सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल ऑन अस, तो अपने को कुछ एग्जेम्पशन भी मिलता है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर इस 50 रुपीज को तुम इन्वेस्ट कर देते हो किसी दूसरे एसेट में, जो कि ऑब्वियसली चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, तो हम तुमको ये 50 रुपीज भी एग्जेम्प्ट कर देंगे, यानी एज एन एप्लीकेशन अपने इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैच है, ध्यान से देखना। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, इतना कैपिटल गेन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जितना पुराने एसेट की कॉस्ट थी वो न्यू एसेट से माइनस कर देंगे, उतना कैपिटल गेन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव फिगर आया तो इग्नोर, कुछ भी एग्जेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों। हमारा जो था वो था 100 रुपीज का, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी वन जो थी वो कितने की थी? 100 रुपीज की। द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 100 रुपीज। तो अब हमें बस न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट करना है। नेगेटिव आया इग्नोर करना है, पॉजिटिव आया तो उतना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। हमारे पास कैपिटल गेन कितना है? 50 रुपीज का है। ओके, मान लो मैंने एक एसेट खरीदा है 40 रुपीज का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कितनी आएगी फिगर? -60। क्या कोई भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा क्या? द आंसर इज नो। नेगेटिव फिगर आते कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं करना, अपने को कोई भी एग्जेम्पशन अपने को नहीं मिलेगा। यानी एप्लीकेशन में अपने कोई भी अमाउंट माइनस कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। एप्लीकेशन में हम कोई भी अमाउंट माइनस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज 140 रुपीज, इस सिनेरियो में हम लेंगे 140 माइनस जो ओरिजिनल कॉस्ट था हमारा 100, ये करेंगे माइनस। अब हमारे पास आया
₹40 का कैपिटल गेन, जो कि क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, ऊपर ₹50 हमने लिया था 15% डिडक्शन के पहले, नीचे जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे वहां पे इस ₹40 को हम एज एन एप्लीकेशन ट्रीट कर सकते हैं, यानी ₹40 को हम माइनस कर पाएंगे, बिकॉज अपना कैपिटल गेन हो जाएगा एग्जेम्प्ट एंड द सेक्शन नंबर इज 11(1)(a). 11(1)(a) के तहत एग्जेम्पशन अपने को मिल जाएगी। अब देखो, अगर परचेज प्राइस 160 है तब क्या होगा, तो भी सेम होगा। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कैसे निकलता है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट निकालने के लिए अपने को चाहिए न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट का कॉस्ट हुआ 60। अब देखो दिक्कत, ₹60 तुम बोल रहे हो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन में अपने को लेना, सॉरी, बट हमारे पास कैपिटल गेन है कितना, सिर्फ 50 का। मैक्सिमम कैपिटल गेन तो अपने पास 50 का ही है, यानी 60 में जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अपने कर सकते हैं वो कर सकते हैं ₹50 का। ओके, तो सर जो ₹10 बच गए वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, मतलब वो एज एन एप्लीकेशन अपने ट्रीट नहीं कर सकते। बट लॉजिकली सोचो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैपिटल गेन आपको होता है अगर आप दूसरा एसेट खरीद लेते हो फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, तो जितना कैपिटल गेन है न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट उतना अपने एग्जेम्प्ट कर देंगे। बट अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा है न्यू एसेट का, तो हमारा कैपिटल गेन के ऊपर कोई फिगर आ जाती है, मान लो ₹60 आ गई, तो ₹50 तो कैपिटल गेन हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जो ₹10 एक्स्ट्रा बचा है, लॉजिकली सोचो क्या ये ₹10 भी हमने अगर नया एसेट खरीदा है तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए ही खरीदा है ना, तो जो जनरल सेक्शन 11 था उसके तहत भी तो अपने को ये एग्जेम्पशन मिलेगा। जो हमने 11 में क्या पढ़ा था, चाहे रेवेन्यू करो चाहे कैपिटल करो, वो एप्लीकेशन अपने ट्रीट कर सकते हैं, यानी एज एन एक्सपेंस अपने उसको माइनस कर पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा 10 बचा वो जनरल सेक्शन 11 के हिसाब से भी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी इसको अपने एज एन एप्लीकेशन ट्रीट कर पाएंगे। बस डिफरेंस क्या है, प्रेजेंटेशन में। जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे निकलेगा कैसे, निकलने का फॉर्मूला सिंपल है, न्यू एसेट माइनस ओल्ड एसेट। बट जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो ₹50 दिखाएंगे सीजी एग्जेम्प्ट में, एंड रिमेनिंग एज एन एप्लीकेशन ₹10 अलग से दिखाएंगे। बस यही डिफरेंस बनेगा। माइनस तो 60 होगा लेकिन तोड़ तोड़ के 50 कैपिटल गेन के नाम से जाएगा एंड 10 नॉर्मल एप्लीकेशन के नाम से जाएगा, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग जो भी खरीदा होगा उसके नाम से जाएगा। अगर समझ आया तो दोस्तों ये वाला बताओ, 220। तो सर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट जो 220 के लिए होने वाला है वो होने वाला है 220 माइनस 100, कॉस्ट ऑफ आवर ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट हुआ 120। इस 120 में जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन में आएगा वो आएगा ₹50 का, एंड रिमेनिंग जो हमारा बच गया ₹70 वो एज अ नॉर्मल एप्लीकेशन चला जाएगा। माइनस तो पूरा 120 होगा, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा, 50 तक कैपिटल गेन, उसके नीचे नॉर्मल एप्लीकेशन। अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है तो ये तुम्हारे लिए है, दिस इज ऑल योर्स। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अ लैंड बिलोंग टू द ट्रस्ट इन द नियर बाई विलेज विच वॉज परचेज इन द ईयर 1617। पहले ही बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह ये सब कुछ अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे कैपिटल गेन अलग होता है, यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं होता है, यहाँ शॉर्ट टर्म नहीं होता है, नॉर्मल कैपिटल गेन होता है, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कैपिटल गेन आ गया। उसको नए एसेट में अगर तुम डाल दोगे तो न्यू एसेट का कॉस्ट माइनस ओल्ड का कॉस्ट, जितना आएगा उतना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब हमने एक एसेट खरीदा था 5 लाख रुपीस में, जिसको हमने बेच दिया 10.5 लाख में, एंड अनदर लैंड हमने परचेज कर दिया 12 लाख रुपीस में टू बी यूज्ड एज अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, यानी चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए। अब बताओ दोस्तों इसको कैसे निकालोगे, ट्राई करो। तो देखो एकदम आसान सा है, क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना आएगा, 10.5 में हमने बेचा है, 5 लाख में हमने उस लैंड को इनिशियली खरीदा था। वेरी गुड, तो कितना आया, 5.5
5। ये हो गया हमारा कैपिटल गेन, जो कि कहां चला जाएगा, बिफोर 15% डिडक्शन हम इसको डाल देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करेंगे, यानी एप्लीकेशन कितना ट्रीट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट दैट इज 12 लाख रुपीस माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट दैट इज 10.5। तो 12 माइनस 10.5, नहीं 10.5 नहीं 5, 5 तो कितना हुआ 7। तो कितना एग्जाम्प्ट करेंगे, 7 lakhs एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन करेंगे तब क्या करेंगे, एप्लीकेशन में सीजी दिखाएंगे 5.5 और नॉर्मल एप्लीकेशन दिखाएंगे 2। माइनस तो पूरा 7 करेंगे, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका हमारा बदल जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों, क्लियर, ओके। एक हो गया ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। प्रिंट आउट ले लिया था, नहीं लिया था, पीडीएफ है, पीडीएफ खोल लेना। पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 7। अब यहीं से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। Messer Mahan Charitable Trust is running an educational institute with hostel facilities for orphan children. It is registered under section 12AB। तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है 12AB है, ठीक है। एजुकेशन हाँ वो अपना होता ही है, तो यहाँ पे ये चैरिटेबल पर्पस के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट है। डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रस्ट आर गिवन बिलो। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 150। ये हो गई हमारी इनकम, जितनी भी हमारी इनकम है सब अपने को लेना। इसमें से कॉर्पस डोनेशन है 20 lakhs का, जिसको हमने 11.5 के मोड में डाल रखा है। क्या कॉर्पस डोनेशन पार्ट बनता है क्या, द आंसर इज नो, एग्जेम्प्ट होता है। 11.5 में भी डाल रखा है हमने। 20 लाख रुपीज मेरे को मिला है मिस्टर माइकल से ऑन 31/3/2025, यानी एंड ऑफ द ईयर में अपने को मिला है, ओके। अब इसके लिए क्या करना है ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस एक नोट जाएगा। क्या नोट जाएगा, कि हम अज्यूम करते हैं कि ट्रस्ट ने फॉर्म 10 जमा करा है, तो इसको एज एन एप्लीकेशन अपने ट्रीट कर पाएंगे, और अगर नहीं जमा करा है तो नहीं ट्रीट करेंगे। तो एट प्रेजेंट अभी जब अपने इनिशियल स्टेज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है। सबसे पहले इनकम लिखनी है अपने को। तो सबसे पहले हमारी इनकम हुई थी ग्रॉस रिसिप्ट की, जो कि है हमारे पास 150 lakhs वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 150 lakhs का। इस 150 lakhs में कॉर्पस डोनेशन है जो कि टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है, जो कि है 20 lakhs का। 20 लाख रुपए हमें मिले हैं माइकल से 31 को 3। अच्छा, अगर एंड ऑफ द ईयर में कोई रुपया अपने को मिलता है तो क्या वो इनकम का पार्ट बनता है कि नहीं, इनकम का तो पार्ट बनेगा। याद है एग्जांपल करा था, 100 रुपए मिले ए से, 100 रुपए मिले बी से, टोटल 200 लेते थे। फिर उसके नीचे अपने 11/3 11/2 जो भी अपने को एडजस्टमेंट करना रहता था वो एडजस्टमेंट अपने करते थे। तो इस सिनेरियो में भी इस 20 का कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, इंक्लूडेड है, इंक्लूड होता ही है, तो कोई ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट इसका नहीं करना। अब जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो क्वेश्चन किस तरह ड्राफ्ट करते हैं ये भी सिखा देता हूं। इनकम दे देंगे, अचानक से एक्सपेंस दे देंगे, फिर कुछ इनकम दे देंगे, फिर कुछ एक्सपेंस दे देंगे। तो अपने को पहले सिर्फ इनकम पे फोकस करना है, फिर एक्सपेंस पे फोकस करना है, साथ साथ नहीं करना। साथ साथ करोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर है हमारे पास सैलरी पेड, अभी नहीं देखना। जनरल एक्सपेंसेस अभी नहीं देखना, अब यहां आना है। A land belonging to trust in nearby village, which was purchased in 1718 for 5 lakhs, was sold for 10.5. Another land was purchased for 12 lakhs. ओके, तो अभी सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा। कितने का आएगा, 10.5 माइनस 5, 5.5 का कैपिटल गेन। तो पहले तो भाई इस कैपिटल गेन को अपने ले लेते हैं एज एन इनकम, 10.5 माइनस 5, तो 5.5 का कैपिटल गेन आया है हमारे पास। पहली बात तो हम इसको कंसिडरेशन में ले लेते हैं। नेक्स्ट, फिर 5 लैपटॉप है, ट्रस्ट हैज एक्यूमुलेटेड है, ये भी एक्सपेंसेस है। 2 एडिशनल रूम एक्सपेंसेस है, कॉर्पस डोनेशन दिया, एक्सपेंसेस है, ठीक है। और कोई इनकम हमारे पास एट प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल करते हैं,
तो जब हमने इसका टोटल करा तो हमारे पास जो इनकम बनी है वो बनी है 175.5। पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इसमें अपने अपने करेंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 11(1) का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 15% का, तो हुआ 26.325। तो अब हमारे पास जो इनकम बची है वो बची है 149.175। अब इसमें से जितना भी चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए हम खर्चा करेंगे उतना अपने को एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जितना बच गया वो नॉर्मल टैक्स रेट में चार्जेबल हो जाएगा। तो अब हम माइनस करना शुरू करेंगे एक्सपेंसेस, जिसको इस चैप्टर में क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन। एक एक करके सैलरी माइनस कर सकते हैं क्या, 40 लाख की सैलरी, यस बिल्कुल माइनस कर सकते हैं 40 लाख की सैलरी, 40 लाख की सैलरी। अदर जनरल एक्सपेंसेस 10 lakhs include payment to grocery store 30,000 by crossed check। याद एक सेक्शन बताया था 40A3, किसी भी एक आदमी को 10,000 के ऊपर अगर तुम कैश में पेमेंट करते हो एक दिन में तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड होता है। जब मैं कैश वर्ड यूज करूंगा जहां जहां पे, वहां पे क्रॉस चेक वर्ड इंक्लूडेड होता है। तो अगर क्रॉस चेक से भी पेमेंट करेंगे तो भी डिसअलाउ हो जाएगा 40A3 में। तो क्या 30,000 डिसअलाउ हो जाएगा, द आंसर इज यस, 30,000 डिसअलाउ हो जाएगा। यानी 10 लैक्स माइनस 0.3, तो 9.7 ही अपने को अलाउड होगा, सिर्फ 9.7 ही अपने को अलाउड होगा, बिकॉज 30,000 माइनस नहीं कर सकते हैं। 5 लैपटॉप कॉस्टिंग 50,000 ईच वेर परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर टीचिंग पर्पस। ओके, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, बट 50,000 इंटू 5 यानी 2.5 लैक्स का एक्सपेंस हमने करा है, तो 2.5 लैक्स का एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये कैपिटल गेन वाले की तरफ हम आते हैं। कैपिटल गेन में हमने नया जो खरीदा है वो खरीदा है 12 लाख रुपीज में। तो क्या करना है, वही कितना आएगा, 12 माइनस 5 7, 7 में लेकिन 5.5 एज अ कैपिटल गेन दिखाना है, रिमेनिंग प्ले ग्राउंड के हिसाब से दिखाना है। तो यहाँ पे अपने को दिखाना है 5.5 एंड 2। सर ये कैसे किया, ये अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा था वही है, सेम सिमिलर, 5.5 माइनस 2 कर सकते हैं। ट्रस्ट ने एक्यूमुलेट करा है 30 lakhs अंडर सेक्शन 11(2) फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अमाउंट स्पेंड अप टिल 31/3/2025 इज 27 lakhs। ओके, और हमने एक्यूमुलेशन कब स्टार्ट किया था, 2020-2021 में, यानी 2020-2021 में हमने फॉर्म 10 जमा करा था और हमने एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया था। आओ कुछ चीजें चेक करते हैं। 2021 में हमने शुरू करा था, तो 2021 को भी तो हमने टैक्स दिया नहीं होगा, करेक्ट। तो 2021 में आज माइनस करना, ओ सॉरी प्लस कर दिया क्या यहाँ पे, 150 माइनस 20 हुआ 130, यहाँ हुआ 5.5 हुआ 135, इसका हमने किया 15%, तो हुआ मेरा 2325 115.175। ओके, डन है जी, ठीक है। अब आते हैं वापस इधर, हमने एक्यूमुलेशन शुरू किया था 2021 में, तो क्या 2021 में हमने टैक्स का पेमेंट किया होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, द आंसर इज नो, 2021 में हमने टैक्स का पेमेंट नहीं करा होगा, बिकॉज 2021 को ही एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया था। तो 2021 होगा हमारा पहला साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर 22, 23, 24, 25, यहाँ हुआ 21, 22, 23, 24, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है क्या वो फिफ्थ ईयर में फॉल कर रहा है क्या, 24-25, द आंसर इज यस।
मैक्सिमम एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 11(2) कितने साल के लिए अलाउड है? 5 साल के लिए। यानी 5 साल से ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाएगा क्या? द आंसर इज नो। तो एक्यूमुलेशन कहां एंड हो गया? हमारे फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में एंड हो गया। अब इसने बोला था कि ये एक्यूमुलेट करेगा 30 लाख, बट इसने अभी तक सिर्फ 27 लाख ही इन्वेस्ट करा है। तो कितना इन्वेस्ट इसने नहीं करा? 3 लाख। तो क्या 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा क्या? द आंसर इज यस। और सिर्फ टैक्सेबल नहीं होगा, किसमें जाएगा? 115 BBI में टैक्सेबल होगा। किसमें टैक्सेबल होगा? 115 BBI में टैक्सेबल होगा। तो हम जब नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे एड 3 लाख रुपीज, एंड ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115 BBI at the rate 30%. टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBI at the rate 30%। 3 लाख रुपए कैसे आए? 30 लाख से एक्यूमुलेशन बोला था, और हमने एक्यूमुलेट करा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 27 लाख ही स्पेंड करा है। तो इस सिनारियो में जो डिफरेंशियल है उस पे अपने को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 115 BBI में अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। डन? क्लियर? आसान सा है। ओके, इसमें डाउट है सचिन? क्लियर? ओके, चलो जी शुरू करते हैं फिर। तो ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे। Two additional room measuring 1500 square feet each was constructed in existing hotel for the children. Cost of construction was 1200 square feet. बताओ तो कितना एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे इसको? कितने अमाउंट का एज एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे? 18 लाख। तो देखो कैसे आया, सिंपल है। 2 रूम है, 2 रूम बनवाया हमने, 1500 स्क्वायर फीट एक रूम, कॉस्टिंग है 1200 स्क्वायर फीट का। तो 2 × 1500 × 1200 तो हुआ मेरे पास 36 लैक्स। समझा कैसा आया? इजी। 2 रूम, 1500 स्क्वायर फीट, 1200 पर स्क्वायर फीट, तो हुआ 36 लैक्स का इन्वेस्टमेंट। तो 36 लैक्स अपने यहाँ पे माइनस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। इसने कॉर्पस डोनेशन करा है 20 लैक्स का किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट को। क्या कॉर्पस डोनेशन कर सकते हैं क्या किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट को? कर तो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा। रीजन याद है? बिकॉज उसको 100% एग्जेम्पशन मिलता है, इसीलिए हम पे टैक्सेबिलिटी आती है, इसलिए हम माइनस नहीं कर पाएंगे उसको। तो क्या 20 लैक्स माइनस नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं माइनस होगा। अब टोटल इनकम हमारी कितनी आई? बस क्वेश्चन खत्म है दोस्तों। -40, -9.7, 2.5, 5.5, 236। तो यहाँ हुआ मेरा 19.475। इसमें ऐड कर देंगे ये 3 प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे अलग से लिखना पड़ता है अपने को। तो हमारे पास आ गया 22.475। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 22.475। सही है क्या? 19.5.5 40 डिवाइड 5.5 9.7 क्या गड़बड़ हुई? नाइन सेवन फाइव प्लस 3। ओके, डन।
ठीक है, 22.975 सबका आ गया। आया सचिन? पुष्पांजलि, अमोल, कृतिका, अंजलि, अभी ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्वाइन करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन। ये तो 8 नंबर तो हमने कर लिया था कल ही। अब एक प्रोविजन है, ये प्रोविजन क्या बोलता है गौर से सुनना। ठीक है, ये प्रोविजन बोलता है कि अगर अपने पैसा खर्चा करते हैं, अगर अपने एक एक्सपेंस करते हैं, अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक एक्सपेंस करता है, ये एक्सपेंस वो करता है स्पेसिफाइड पर्संस के लिए। मान लो इसने एक्सपेंड कर दिया 100 रुपीज, तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट जनरल पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, नॉट फॉर स्पेसिफिक पीपल। तो अगर वो एक स्पेसिफाइड पर्सन, टू बी मोर प्रिसाइज आप समझ लो एक तरह से रिलेटिव, अगर अपने रिलेटिव पे वो खर्चा करता है तो गवर्नमेंट वो एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगी, गवर्नमेंट उस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेगी। प्लस ये जो एक्सपेंस है इस पे टैक्सेबिलिटी भी लगा देगी 115 बीबीआई में, दैट इज एट द रेट 30% से। तो 100 रुपए अलाउ भी नहीं करेंगे, प्लस 100 रुपए पे टैक्स भी लगा देंगे। बट सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। मान लो तुमको 200 रुपीज मिले, इस 200 रुपीज में तुम 100 रुपीज चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर देते हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा करते हो, और 100 रुपीज तुम खर्चा कर देते हो फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस 200 में तुम 100, ये देखो फिगर चेंज करते तो इजी समझ में आएगा, 120 और इधर करते 80। तो 200 में मान लो 15% के बाद वाला है ये, 120 जो चैरिटेबल के लिए तुमने खर्चा करा वो तो हम अलाउ कर देंगे, 120 तो हम अलाउ कर देंगे। ये जो रिमेनिंग 80 है जो कि स्पेसिफाइड पर्सन में तुमने खर्चा करा है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, एंड इस पे 115 बीबीआई लगा देंगे। नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगेगा, 115 बीबीआई लगेगा। अब जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये फिगर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यहाँ तो अपने को सामने सामने आके दिख रहा है 120 एंड 80 नहीं करा, तो 80 पे 115 बीबीआई लगा दिया, 120 हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। बट जब बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो वहां क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, जो 100 दिया होगा वो एज एन एक्सपेंस माइनस मत करना, एंड एंड में जाके लिख देना कि इट विल बी टैक्सेबल अंडर 115 बीबीआई एट द रेट 30%। कैसे करना भी दिखाएंगे। ठीक है, पहले मेन चीज समझते हैं। 100 रुपीज अगर हमने स्पेंड किया रिलेटिव के ऊपर तो अलाउड नहीं होगा, प्लस वो 115 बीबीआई में 30% से टैक्सेबल भी होगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना है सीखेंगे अपने इसमें। आओ पहले देख लेते स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन होता है इन टर्म्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑथर और ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, जो भी ऑथर है या ट्रस्टी है ट्रस्ट का, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 50,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन करा है, यानी जिसने भी 50,000 रुपए के ऊपर डोनेशन दिया है, वो भी उस चैरिटेबल ट्रस्ट का रिलेटिव बन जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। या अगर ट्रस्टी एक एचयूएफ है तो सारे मेंबर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो अगर एचयूएफ ट्रस्टी है तो उसके सारे मेंबर्स जो एचयूएफ के, वो सारे के सारे स्पेसिफाइड पर्सन ट्रस्ट के लिए बन जाएंगे। सारे रिलेटिव ऑथर के, ट्रस्टी के और मेंबर्स के, जो 56(2)(10) में डिफाइंड है। 56(2)(10) क्या है, आईओएफएस का सेक्शन है। जब आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे तो वहां रिलेटिव का डेफिनेशन को पढ़ेंगे। वहां जो लोग रिलेटिव बताए गए, तो ऑथर का सारा जितने भी रिलेटिव है वो सारे स्पेसिफाइड पर्सन, ट्रस्टी के जितने भी रिलेटिव है वो सारे स्पेसिफाइड पर्सन, या मेंबर्स के जितने भी रिलेटिव है वो सारे स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे। या कोई भी ऐसा पर्सन जो 20% और मोर होल्डिंग रखता है चैरिटेबल
ट्रस्ट में 20% और मोर का होल्डिंग रखता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो पर्सन हो जाएगा उसका स्पेसिफाइड पर्सन, यानी रिलेटिव हो जाएगा एज पर 13(3). सेक्शन नंबर क्या है? 13(3). तो देखो, ऑथर ऑफ और ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, कोई भी पर्सन जिसने 50,000 के ऊपर डोनेशन दिया, अगर HUF ट्रस्टी है तो उसके सारे मेंबर्स, या सारे रिलेटिव ऑफ ऑथर, ट्रस्टी एंड मेंबर्स, या कोई भी पर्सन जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं उस ट्रस्ट में, वो सारे होते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर जितना भी एक्सपेंस तुम करोगे वो सारा का सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा एंड उस एक्सपेंस पे 115 BBI लग जाएगा। आओ समझते हैं कैसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, पेज नंबर 55। Money Foundation, a charitable trust registered under 12(ab) of Income Tax Act, run schools for primary and secondary education. Primary and secondary education के लिए schools को run करता है। Gross received from student towards tuition fees, development fees, laboratory fees 200 lakhs. तो gross received अपने को मिला 200 lakhs. Voluntary contribution received from public including anonymous donation 5 lakhs to 25 lakhs. अब एनोनिमस डोनेशन का तो सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे 25 में से पहले 5 माइनस कर देंगे। अब एक काम करते, पढ़ते भी चलते लिखते भी चलते, तो इससे क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये भी टेक्निक डेवलप करते हैं अपने। तो ग्रॉस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट टुवर्ड ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, लेबोरेटरी फीस 200, तो ये अपने को लेना ही होता है, दिस इज एन इनकम 200। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन 25, जिसमें एनोनिमस डोनेशन है 5, तो पहली बात तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन 25, एनोनिमस डोनेशन जो इसमें 5 है वो पहले माइनस करके अपने ले लेते हैं 20, बिकॉज इस 5 का सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। ओके, समझ गए सर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट कितना है हमारे पास, 8 लाख का। क्या गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम होती है? तो द आंसर इज यस, गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम होती है। तो हमने ले लिया गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख। अब आते हैं नीचे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1। यहां हमें क्या देखना है, एनोनिमस डोनेशन कितना है? एनोनिमस डोनेशन है 5 लाख का। इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। अब टोटल डोनेशन की बात करें तो याद है एक पॉइंट बताया था कि कभी गवर्नमेंट ग्रांट वो कंसीडर करते हैं, कभी नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन में जो टोटल डोनेशन है वो 25 लैक्स लिया हुआ है, नॉट 25 प्लस 8 अभी नहीं करना अपने को, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ग्रांट को टोटल डोनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन, क्या एनोनिमस डोनेशन भी इंक्लूड होता है टोटल डोनेशन में? द आंसर इज यस। तो पूरा का पूरा 25 अपने को लेना है, तो 25 लैक्स। तो 25 इंटू 5% हुआ 1.25, विच एवर इज हायर 1.25 इज हायर 3.7। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में और ये जाएगा 115 BBC में एट द रेट 30% से। अब नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में ये जाता है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहां पे हम लिख देंगे 1.2। लिखते कैसे, लिखना है एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC, वो वाला एनोनिमस डोनेशन जो कि 115 BBC में टैक्सेबल नहीं होगा, वो वाला एनोनिमस डोनेशन यहां पे आएगा। ओके, हो गया, और इनकम है नहीं। अब करते हैं इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऑलवेज 15% देना है, भूलना नहीं। इसमें अपने को करना है 15%, माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 194.8625।
डन। अब बस एप्लीकेशन अपने को ट्रीट करना है, बताना क्या होगा एप्लीकेशन। डोनेशन गिवन टूवर्ड्स कॉर्पस टू ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 1023 सी। दूसरे ट्रस्ट को, अच्छा दो सेक्शन होता है रजिस्ट्रेशन का, 12 AB एंड 1023 सी, दोनों समझेंगे बट अभी के लिए समझो दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो डोनेशन हमने दिया कॉर्पस वाला चैरिटेबल ट्रस्ट को, क्या माइनस कर पाएंगे क्या? क्या एज एन एप्लीकेशन ट्रीट होता है? द आंसर इज नो। किसी भी ट्रस्ट को अगर कॉर्पस के रूप में डोनेशन दिया तो एज एन एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा, बिकॉज उसके हाथ में 100% एग्जेम्प्ट होता है, इसीलिए इसको कभी भी अपने ट्रीट नहीं करते हैं एप्लीकेशन। अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल इज 90 lakhs. Included in above, a sum of 5 lakhs being amount applied for the benefit of founder of trust. अब ट्रस्ट के फाउंडर के लिए 5 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, क्या ये 5 लाख रुपया अलाउड होगा? द आंसर इज नो। तो कितना अलाउड होगा? 90 माइनस 5, दैट इज 85 ही अलाउड। प्लस ये 5 रुपया जो 5 लाख जो तुमने खर्चा करा है, इस पे 30% का टैक्स भी लगेगा। ये 5 lakhs पे 30% का टैक्स का भी पेमेंट तुमको करना पड़ेगा। अब 5 पहले तो 85 यहां पे लिख लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 85, 90 माइनस 5, 85। Trust set apart 55 lakhs for acquiring building to expand its school, but the amount was paid in December 2025 when the sale deed was registered in its name. Okay. तो हमने 55 लाख सेट अपार्ट कर दिया कि हम स्कूल को एक्सपैंड करेंगे, बट जो पेमेंट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ करेंगे क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब सेट असाइड वाला अपने पॉइंट करते हैं, तो सेट असाइड वाले पॉइंट में until and unless you spend the money, it will not be treated as application. उसको अपने एज एन एप्लीकेशन ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसको एप्लीकेशन अपने तभी ट्रीट करते हैं जब अपने वो एक्सपेंस एक्चुअली करते हैं, कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस वर्क नहीं करता है। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं कर दूं इसको 2024, तो अब क्या होगा? मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में रुपया दिया, लेकिन जो सेल डीड है वो हमने रजिस्टर करा है दिसंबर 2025 में। क्या अब अपने को अलाउड होगा क्या? सो द आंसर इज यस। अब अपने को एक्सपेंस अलाउड होगा। अब सेल डीड कब रजिस्टर किया, ये इरेलीवेंट फैक्टर हो जाएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर खर्चा किया है कि नहीं किया। अब अगर इसने दिसंबर 24 में खर्चा करा एंड सेल डीड को 2025 में रजिस्टर करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 55 lakhs को अपने माइनस कर पाएंगे। तभी क्वेश्चन में ये चेंज कर देना, मैं चेंज कर दूंगा बुक में। अभी जो पीडीएफ है या प्रिंट आउट लिया उसमें कर देना दिसंबर 24 एंड सेल डीड दिसंबर 25। अब ये 55 lakhs माइनस होगा, यस। अब ये 55 lakhs अपने माइनस कर पाएंगे। तो दिसंबर 24 में पेमेंट किया, सेल डीड नेक्स्ट ईयर रजिस्टर्ड हुआ, फर्क नहीं पड़ता है, पेमेंट से मतलब है, पेमेंट कर दिया, हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन प्रीवियस ईयर 25 lakhs। तो याद रखना, ये आज से 1 साल पहले माइनस हुआ करता था, अब माइनस नहीं होता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम यानी क्या हुआ था? 2023 में इसने 100 रुपया कमाया लेकिन 120 रुपीज खर्चा कर दिया था। 100 रुपया कमाया था लेकिन 120 खर्चा कर दिया था। तो जो 20 एक्स्ट्रा था, पहले क्या होता था, नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते थे, बट अब ये वाला प्रोविजन नहीं है। अगर पिछले साल का कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड एक्सपेंसेस है तो वो सेट ऑफ नहीं होता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन प्रीवियस ईयर, तो ये अलाउड नहीं होता है। पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। दैट्स इट, इतना ही करना था। तो यहाँ हुआ मेरे पास 194.8625 माइनस 85 माइनस 55 हुआ मेरे पास 54.8625। लग रहा होगा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जो फाउंडर के लिए हमने एक्सपेंस करा था वो भी तो टैक्सेबल होगा ना, अंडर सेक्शन 115 BBI। तो उसको भी तो यहाँ पे लिखेंगे, तभी तो टोटल इनकम आएगा।
तो वो एक्सपेंस हमने कितना करा था, 5 लाख रुपए का करा था क्या, 5 लाख का करा था। तो 5 लाख अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब टोटल इनकम आई 59,8625, ये बनेगी अपनी टोटल इनकम। और एनोनमस डोनेशन भी था ना, एनोनमस डोनेशन भी था जो कि जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीसी में। कौन सा वाला फिगर लेना है, ये वाला 3.75 वाला। तो ये 3.75 वाला भी फिगर यहाँ पे ले लेंगे, तब अपने को मिल जाएगा टोटल इनकम 54.8625 प्लस 3.75 प्लस 5। तो टोटल इनकम हुआ 63.6125। एम आई क्लियर दोस्तों, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या, क्लियर, क्लैरिटी, ओके। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल योर्स, गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और जूम करूंगा, ग्रॉस रिसीव 400 लाख। दो चीज करते हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, कॉलेज भी चलाते हैं। हॉस्पिटल से 400 लैक्स, कॉलेज से 180 लैक्स। कॉर्पस डोनेशन मिला है 30 लैक्स का, एंड बाई कैश 5 लैक्स, बट दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन 11/5 मोड। फिर एनोनमस डोनेशन 10 लैक्स। फिर एडमिन एक्सपेंस दिया है, फीस नॉट रियलाइज दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एक्वायर्ड बिल्डिंग दिया हुआ है अपने को, एंड डोनेशन दिया है गांधी जी ट्रस्ट को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूलना मत बस। बिल्डिंग के केस में क्या लेना है, बिल्डिंग के केस में अपने को एक्चुअल जो रुपया दिया वो लेना है, एचडीवी नहीं लेना है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन बताया 18 लैक्स, बट 300 लैक्स हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर अलाउ कर दिया था जो कि एक्चुअल कॉस्ट था। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट अलाउ कर दिया तो डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज 300 लैक्स तो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया। चलो मैं करूं इस बार इस क्वेश्चन को, कि करोगे, ठीक है करो एक बारी। बाकी लोग कर लो, थोड़ा कैमरा ऑन कर लो, देखूं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
चलो अब मैं करता हूँ इसको। देखो, ग्रॉस रिसीप्ट पढ़ते चलते करते चलते। ग्रॉस रिसीप्ट अपने को हुआ है 400 लाख का। 400 लाख का हुआ ग्रॉस रिसीप्ट अपने को हॉस्पिटल से, 180 हुआ है अपने को कॉलेज से, तो दोनों ही ग्रॉस रिसीप्ट है अपना, 400 एंड 180। कॉर्पस डोनेशन अपने को मिला है 30 लाख का एंड 5 लाख का। जनरली ये 35 क्या करते, एग्जेम्प्ट कर देते दोनों, चाहे कैश में मिले चेक में मिले फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसने इन्वेस्ट नहीं करा 11/5 के मोड में, इसीलिए ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो पूरा का पूरा 35 आ जाएगा टैक्सेबिलिटी के अंदर। वो हमारा पर्पस डोनेशन। फिर हमें मिला है एनोनिमस डोनेशन कैश में 10 लाख का। तो एनोनिमस डोनेशन के अपने को चाहिए वर्किंग नोट, तो हम आगे वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल एनोनिमस डोनेशन 10 लाख, लेस करना है 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। अब टोटल डोनेशन कितना है इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारा जो टोटल डोनेशन है वो है लैक्स प्लस 35 लाख। करेक्ट, कॉर्पस का 35 और यहाँ पे 10 लाख, तो टोटल 45 लाख का है हमारे पास। तो 45 लाख का हुआ हमारे पास टोटल डोनेशन। तो 45 का 5% होता है 2.25, तो 2.25, 7.75। 2.25 चला जाएगा नॉर्मल कंप्यूटेशन में, 7.75 चला जाएगा 115 बीबीसी में, लास्ट में लिख देंगे इसको टोटल इनकम निकालने के टाइम पे। एंड 225 तो हो गया हमारा यहाँ पे एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी, 2.25। ओके, फिर है एक्सपेंस है फीस नॉट रियलाइज, डेप्रिसिएशन, एक्वायर्ड बिल्डिंग, डोनेशन। चलो खत्म हो गया। यहाँ पे टोटल करते हैं इसका, 400 प्लस 180 प्लस 35 प्लस 2.25 प्लस 617.25। इसमें से हमें देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 15%, ऑलवेज देते हैं। माइनस करा तो हमारे पास फिगर आ गई 524.6625 की। अब हमें ट्रीट करना है एप्लीकेशन, लेस करेंगे एप्लीकेशन। एडमिन एक्सपेंस 220 एंड 100 दोनों माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 220 एंड 100 दोनों माइनस होगा, 220 भी माइनस होगा, 100 भी माइनस होगा। फीस नॉट रियलाइज फ्रॉम पेशेंट 20,60,000 एंड फ्रॉम स्टूडेंट 6,50,000 एज ऑन मार्च इतना। अभी से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, पैसा नहीं मिला, लेकिन एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे बुक नहीं कर सकते। इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे बुक कर ही सकते हैं, इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे ही बुक किया जाता है। फीस जो है पेशेंट से और फीस जो है स्टूडेंट से, वो तो इनकम है चैरिटेबल ट्रस्ट की, मिला नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अक्रूवल बेसिस पे बुक कर सकते। एक्सपेंसेस बुक नहीं होता, इनकम तो बुक होता ही है, तो इनकम को हमने बुक कर दिया। डेप्रिसिएशन 18 लाख का था, बट इंटायर एसेट का 300 लाख हमने अर्लियर ईयर में एज एन एप्लीकेशन ले रखा है, तो वापस से डेप्रिसिएशन देके डबल बेनिफिट तो उसको मिलेगा नहीं, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना अपने को। अब हमने एक बिल्डिंग लिया है 120 लाख का एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसकी 140 लाख। तो बिल्डिंग लेना चलेगा, चाहे कैपिटल करो चाहे रेवेन्यू करो, दोनों अलाउड है। बट कितना अलाउ करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 120 रुपीज, तो 120 लाख अपने कर देंगे माइनस, एसडीवी से लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरे ट्रस्ट को हमने 25 लाख का डोनेशन दिया है। अब कॉर्पस वगैरह तो लिखा नहीं है, तो नॉर्मल डोनेशन हमने करा, बट अलाउ कितना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 85%। वेरी गुड दोस्तों, तो 85%, 25 का 85%, 21.25।
हो गया, करो। और इसमें ऐड कर देंगे 7.75 एनोनमस डोनेशन वाला। तो टोटल इनकम निकालते हैं दोस्तों, कितनी आ रही है। तो टोटल इनकम आ गई 63.4125, ऐड करा उसमें 7.75, तो आ गया 71.1625, 71,16,250। सिंपल सा, एकदम आसान सा। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल योर्स। गो ahead एंड सॉल्व इट। चलो ट्राई करो इसको, एकदम सेम है जो अभी बनाया ना, एकदम वैसा ही है। इसमें भी जब एनोनमस डोनेशन के लिए टोटल डोनेशन निकालोगे ना, तो गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड मत करना, बस। मेन इसमें यही ट्रिक है। धीरे धीरे शुरू करो करने का। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई, रिकॉर्डिंग वालों। 15% will the trustee not used for personal benefit? See, he can use it for personal benefit, but he needs to run the
administration na, for that he needs different type of expenses. For that 15% has been allowed to be more precise, and 15% he need to spend on working the admin of the office and all the maintenance. For that it has to be spent. Then how we will run the administration na? चलो लेट्स गो. मैं करूं? सर 1 मिनट और दीजिए. करे? चलो, आसान सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वाला कुछ. स्टार्ट करते हैं. ग्रॉस रिसीव्ड 560, रिहैब 220, 560, 320, 560, 320, 220, 220. नेक्स्ट वी हैव फीस नॉट रियलाइज फ्रॉम पेशेंट. पेशेंट से रुपया नहीं मिला. ओके, फीस नॉट रियलाइज फर्क नहीं पड़ता है. एज एन इनकम तो अपने को इसको लेना ही पड़ेगा. एज एन इनकम तो अपने इसको कंसिडरेशन में लेंगे. अच्छा, ऑलरेडी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना. ऊपर ग्रॉस रिसिप्ट लिखा है ना, ऑलरेडी मतलब इंक्लूडेड होगा ये वाला. हॉस्पिटल से 36 लाख ऑलरेडी इंक्लूड होगा, बिकॉज ग्रॉस रिसिप्ट में हमने ऑलरेडी उसको बुक करके रखा होगा एज एन इनकम. तो अलग से इसको नहीं लेना है अपने को. फिर एडमिन एक्सपेंस, एक्सपेंस बिल्डिंग, ग्रांट. ग्रांट मिला है 7.5 का, तो ये 7.5 का ग्रांट अपने ले लेंगे. यस, 115 बीबीआई में टैक्सेबल होगा. 7.5 का ग्रांट हमने ले लिया. एडमिन एक्सपेंस, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन. वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को मिला है 20 लाख का, जिसमें कॉर्पस है 10 लाख का. कॉर्पस डोनेशन आर इन्वेस्टेड इन 11.5 मोड. 11.5 मोड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. तो इस सिनेरियो में 20 लाख पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ 10 लाख पे टैक्सेबिलिटी आएगी. 20 माइनस 10. तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन 20, इसमें से कॉर्पस डोनेशन 10 माइनस करेंगे, हो गया 10. 7.5 है अपना गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट. एडमिन एक्सपेंस, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. एनोनिमस डोनेशन अपने को मिला है 8 लाख रुपीस का. क्या करेंगे? वर्किंग नोट में आएंगे. वर्किंग नोट में हम लिखेंगे एनोनिमस डोनेशन 8 लाख का, लेस करेंगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर. यहाँ पे जो अपने को टोटल डोनेशन लेना है वो कितना लेना है? वो अपने को लेना है 10 लाख का वॉलंटियर ये वाला, एंड कॉर्पस डोनेशन भी लेते, यानी स्ट्रेट अवे हम 20 की फिगर ले लेंगे. 20 ले लेंगे प्लस जो एक्चुअल एनोनिमस डोनेशन है 8 लाख का, वो भी ले लेंगे. 7.5 नहीं लेंगे, ये वाली फिगर नहीं लेनी अभी अपने को. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं लेते. इस वाले में नहीं लेंगे. तो 8 लाख प्लस 20, 28 लाख हो गया. तो टोटल डोनेशन हो गया हमारे लिए 28 लाख का. 28 इंटू 5%, 1.4. तो 1.4 चला जाएगा नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में, एंड 6.6 चला जाएगा तुम्हारा 115 बीबीसी में. तो 1.4 लिख लेते हैं हम यहाँ पे. एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबीसी. ओके, और तो कोई इनकम नहीं दिख रही है. चलो फटाफट एक्सपेंसेस ले लेते हैं. एप्लीकेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं इसमें. स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 15% एंड एप्लीकेशन ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. तो 560 प्लस 220 प्लस 7.5 प्लस 10 प्लस 1.4, 15% माइनस करा इसमें, तो आया अपने पास 679.065. अब एप्लीकेशन ट्रीट करना शुरू करते हैं फटाफट. एप्लीकेशन सबसे पहले एडमिन 335, 335, 138, 335, 138, 335, 138. एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर 150, रिहैब सेंटर के लिए कॉस्ट 85, स्टैम्प ड्यूटी 185, फर्क नहीं पड़ता. हमने कितना पेमेंट किया? 150. तो भैया हमको तो 150 से ही मतलब है, हमको तो स्टैम्प ड्यूटी और कॉस्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं है. मेरी जेब से 150 गया तो हम 150 से ही मतलब रखेंगे. ग्रांट वाला कर दिया. एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड 12 लाख टू रेसिडेंट डॉक्टर
ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। याद है 40A आइए पढ़ा था कि 12 लाख पे 30% जो होगा वो डिसअलाउ होगा, रिमेनिंग 70% अलाउ कर देंगे। और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था एडमिन एक्सपेंस में, यानी यहाँ पे जो 335 है इसमें ऑलरेडी 12 लैक्स इंक्लूडेड है, जिसमें से अपने को सिर्फ 30% डिसअलाउ करना है। तो अपने एक काम करते हैं, स्ट्रेट अवे एक ही काम करते हैं, 12 का 30% 3.6 हम पूरा माइनस कर रहे हैं 12 को, उसमें अगर 3.6 ऐड कर देंगे तो नेट इफेक्ट से वो ऑटोमेटिक हट जाएगा वहां से, करेक्ट। तो 3.6 हम ऐड कर देंगे तो भी नेट इफेक्ट सेम आएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अगर 3.6 को ऐड कर देंगे तो भी नेट इफेक्ट सेम आएगा, नॉर्मल मैथ है, माइनस किया था अब ऐड कर दे रहे हैं तो जीरो हो गया उसका इफेक्ट। और अलग से भी कर सकते हो, चाहो तो एडमिन एक्सपेंस में अलग से माइनस करके 3.6 अमाउंट को 30% डिसअलाउड वाले को, फिर रिमेनिंग अमाउंट को माइनस करो, वैसे भी कर सकते हो। अब ये वाला पॉइंट भी हो गया, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, एनोनिमस डोनेशन हो गया। किसको डोनेट किया हमने, जन कल्याण ट्रस्ट को डोनेट किया है। कॉर्पस डोनेशन 5 लैक्स इसमें इंक्लूडेड है 11 लैक्स में। तो देखो 11 लैक्स में 5 लैक्स तो अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज वो कॉर्पस डोनेशन है। रिमेनिंग जो बच गया उसका कितना अलाउ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 85%। तो 11 माइनस 5 किया हमने, इसका 85% हुआ 5.1। तो 5.1 को हम कर देंगे अलाउ। ओके, नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहैब सेंटर 6.65 lakhs। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन अर्लियर ईयर। याद है लोन वाला पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, क्या पढ़ा था, लोन लिया और एक्सपेंस किया अलाउ नहीं करेंगे, जब लोन का रीपेमेंट करोगे तब अलाउ करेंगे। तो इसने लोन लेके 6.65 लैक्स का एक्सपेंस करा था, तब हमने अलाउ नहीं करा था। देखो नॉट ट्रीटेड एज एप्लीकेशन इन अर्लियर ईयर, यानी पिछले साल हमने इसको अलाउ नहीं करा, बट इस बार इसने रीपेमेंट किया, तो क्या इस बार ये 6.65 अलाउ हो जाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज रीपेमेंट पे ही अलाउ करते हैं। तो 6.65 अलाउ कर देंगे अपने। ओके, the trust set apart 25 lakhs for acquiring another table and equipment for OT, but the amount was spent in October 2025. Form 10 was filed and AO was duly informed as required under 11.2. इन्वेस्टमेंट हमने इसको 11.5 के मोड में 15 lakhs कर रखा था अप टू 31.3 इतना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 25 लाख सेट अपार्ट करा, हमने फॉर्म 10 भी जमा करवा दिया था, बट हमने 11.5 के मोड में सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही जमा करके रखा हुआ था। तो बताओ कितना अलाउ करेंगे, 25 या 15? तुम्हारे हिसाब से कितना अलाउ होना चाहिए? 15। सर 15 ही अलाउ करेंगे, रीजन बीइंग कि इसने 11.5 के मोड में अगर उसको रखा हुआ है तो उस सिनेरियो में इसको क्या करना चाहिए कि जितना, ये क्या होगा, एक मिनट, 11.5 के मोड में इसने जमा करके रखा हुआ। अब 11.5 के मोड में अगर इसने नहीं जमा किया जितने अमाउंट को, उतना अमाउंट तो अपने अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज बेसिक कंडीशन क्या थी कि 11.5 के मोड में पैसे को रखना है। तो इस सिनेरियो में अपने क्या करेंगे, जितना इसने नहीं स्पेंड करा है, ठीक है, जितना इसने 11.5 के मोड में नहीं रखा है उतना फिर अपने अलाउ नहीं करेंगे, सेट अपार्ट वाले केस में अपने अलाउ नहीं करेंगे, और जितना रखा है सिर्फ उतना ही अलाउ करेंगे, यानी अपने क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 को ही अलाउ करेंगे, 15 ही माइनस करेंगे। डीम्ड एप्लीकेशन कितना ट्रीट करेंगे, 1515। ओके, इसका तो और तो कुछ नहीं है, डन है जी। इसमें 6.65 ऐड कर देंगे एनोनिमस डोनेशन का, तो अपने को टोटल इनकम मिल जाएगा 679.065 माइनस 335 माइनस 138 माइनस 150 प्लस 3.6 माइनस 5.1 माइनस 6.65 माइनस 15 प्लस 6.65। आ गया दोस्तों?
ओके, आई गेस एक गलती हो गई हमसे। क्या गलती हुई पता है? एक पॉइंट हम पढ़ना भूल गए। Voluntary contribution 20 lakhs. This contribution are included in gross receipt of hospital. तो इस 560 में 20 lakhs इंक्लूडेड था, तो हमने 20 का तो सेपरेट ट्रीटमेंट कर दिया था, लेकिन इस 560 में से 20 को माइनस करना हम भूल गए थे। यहाँ पे सिर्फ 540 लेना होगा अपने को। ये हो गई थी अपने से एक मिस्टेक। तो आओ चलो इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेते हैं अपने। 540 ले लेते हैं। 540 प्लस 220 प्लस 7.5। गलती करना बहुत ज्यादा जरूरी है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं करेंगे तो फिर अपने सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो इधर हुआ हमारे पास 662.065, माइनस करेंगे 335, 138, 150, 6, 5.1, 6.65 minus 15 and add on करेंगे 6.65. So the answer will be 22.515, 565. चलो ये हो गया। हम्म, 515। ओके, तो आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। इक्का दुक्का अपने से गलती होगा जिसको अपने को रेक्टिफाई करना होगा। जैसे जैसे अपने उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे और ज्यादा अपना हाथ उसमें सेट होता जाएगा। अगर अभी अपनी इसकी बात करें तो हमारा 85 टू 90% का एक्यूरेसी है, जिसको को अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे खत्म होता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर इज 12। लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं फिर अपने थोड़ा थ्योरी की तरफ चलेंगे।
अच्छा, एक पॉइंट इसमें अभी नहीं बताया तुम लोग को। एग्रीकल्चर इनकम जो होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। उस पर टैक्सेबिलिटी मत लगाना, थोड़ी देर में पढ़ते, अभी इसमें पहले टैक्सेबिलिटी मत लगाना। चलो जी, मैं करूँ अब इसको। जरूरत है क्या करने का इसको? मेरे को नहीं लगता जरूरत है करने का। कर लिया होगा, नहीं किया? चलो एक बार ही करते हैं। ग्रॉस रिसीप्ट है अपना 2441,000। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में एनोनिमस डोनेशन इंक्लूड है तो 5,20,000 माइनस 185, तो अपने पास आया 335। फिर डिविडेंड मिला, टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड टैक्सेबल होगा। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमको बताना था, बता दें। अब बात करते हैं एनोनिमस डोनेशन। उसके लिए कहाँ चले जाएंगे? वर्किंग नोट में आ जाएंगे। हम आ गए एनोनिमस डोनेशन के वर्किंग नोट में। एक्चुअल एनोनिमस डोनेशन इज 1,85,000। 1,85,000 एनोनिमस डोनेशन। लेस करना है इसमें 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। अब नीचे कोई तो है नहीं, नीचे एक्सपेंड है, स्पेंट है, स्पेंट है, स्पेंट है, फॉरेन टीचर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लेना है पूरा का पूरा 5,20,000, 5.2। तो हमने लिया 5,20,000। 5,20,000 का हमने किया 5%, तो हुआ अपने 5,20,000 का किया 5%, तो हो गया अपना पास 26,000 या 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो 1 लाख इज हायर, तो 1 लाख अपने लेस कर देते हैं। 1 लाख चला जाएगा नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन में, 85,000 चला जाएगा 115 BBC में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देके ऑलरेडी यहाँ पे 85,000 लिख लेते हैं, अदरवाइज फिर भूल जाएंगे लिखना। तो यहीं पे लिख लेंगे तो टोटल इनकम डायरेक्टली टोटल करके निकाल लेंगे। फिर ये हो गया, 1 लाख हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, में लेस करेंगे 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 2441 इतना प्लस 335 इतना, 5,40, 2,85,000, 1 लाख 15% किया माइनस, तो हमारे पास जो फिगर आ गई वो आ गई है 3,145,850। 3,145,850। अब क्या करना, बस एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो हमने कहाँ कहाँ एक्सपेंस करा है? अमाउंट सेट असाइड ड्यूरिंग द ईयर टू बी अप्लाइड इन नेक्स्ट 4 ईयर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। इसमें एक अजम्पशन लेकिन लिख देना कि फॉर्म 10 जमा करा है बिफोर 2 मंथ्स बिफोर फाइलिंग ड्यू डेट, तो ये हमने ऑलरेडी जमा करा, ये अजम्पशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये माइनस नहीं कर पाओगे। तो अजम्पशन लिख के इस 254 को हम कर देंगे माइनस, 2,54,000 को हमने कर दिया माइनस। पेमेंट टू मिस्टर लोहिया, वन ऑफ द ट्रस्टी एज रेंट फॉर द बिल्डिंग वेयर ट्रस्ट कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी। अब इस बार हमने ट्रस्टी को पेमेंट करा है, ठीक है, 147 का। बट ध्यान से देखो, ये पेमेंट हमने क्यों करा है? क्योंकि हमने बिल्डिंग ले रखा है जिसमें हम एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। अगर ये बिल्डिंग हम किसी और से भी लेते तो भी हमको पेमेंट करना पड़ता, बिकॉज अपने को तो पेमेंट करना ही इससे रिलेटेड। तो क्या ये वाला अमाउंट अपने माइनस कर सकते हैं क्या?
सो द आंसर इज यस, ये वाला माइनस कर पाएंगे बिकॉज बिल्डिंग तो तुमको लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता कि जो बिल्डिंग है वो बाहर से लेते तो अपने को सिर्फ 20,000 रुपए में मिलता, इसको हमने 1,47,000 दिया, तब जो डिफरेंशियल है वो डिसअलाउ कर देते हैं। बट इस सिनेरियो में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मेंशन किया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि जो रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी है वो 2.5 लाख की है, यानी अगर बाजार से लेने जाते, बाजार में रेंट पे लेते तो 2.5 लाख रुपया देना पड़ता। यहाँ पे हम कितना पे कर रहे हैं, 147, तो यहाँ पे हमको कम रुपया देना पड़ रहा है, मतलब ये फायदेमंद है ना, ये फायदेमंद है, तो ये माइनस कर पाएंगे, तो 147 माइनस हो पाएगा। अगर यहाँ पे जो फिगर होती वो होती 1 लाख, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते, सिर्फ 1 लाख माइनस करते, 147 माइनस नहीं करते। इनफैक्ट जो 47 एक्स्ट्रा बच गया है उसमें 115 बीबीआई भी लगा देते, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करा हमने, पढ़ेंगे आगे आएगा वो भी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ट्रस्ट इन्वेस्ट इनवाइटेड फॉरेन टीचर बट मेड द पेमेंट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या ये माइनस होगा क्या? द आंसर इज नो, अक्रूवल एक्सपेंस में माइनस नहीं होता है, कैश वाला माइनस होता है। नेक्स्ट ईयर दिया, नेक्स्ट ईयर माइनस करना है इसको। अदर एक्सपेंसेस 1679, तो अदर एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं 1679, तो यहाँ होगा और 85,000 कर लेते हैं इसमें ऐड, जो कि है हमारा एनोनिमस डोनेशन वाला। तो हमारी फिगर कितनी आएगी टोटल इनकम की, 1158, आसान एकदम। ओके, 11,50,008। देखा कितना, 1 घंटा भी शायद हमने हार्डली दिया अभी तक, और देखो हमने कितने क्वेश्चन बना दिए। तो क्वेश्चन बनाना टफ है, समय नहीं है, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, ये सब एक्सक्यूजेज होता है दोस्तों, ठीक है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज है। अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहे तो हम सारे क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो क्वेश्चन नहीं बनाना इज एन एक्सक्यूज। 1 आवर अप्रोक्सीमेटली भी नहीं हुआ है अपना, और अपने इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। कल से मिलाए तो सिर्फ 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, एंड पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वो भी लिख लिख के। सोचो कैलकुलेटर में करते तो और कितना जल्दी हो जाता। तो लिख लिख के स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में कैलकुलेटर में जाना है, सेकंड वाले जब रिवीजन में जाओगे तब कैलकुलेटर में सॉल्व करना, हर बार लिख के नहीं करना। एक दो तो कोई लिख लेना जो बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसके अलावा सारे कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना है। बट इनिशियली सब कुछ अपने को पहले इसमें सॉल्व करना। अब कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आ जाते हैं पेज नंबर 32 की तरफ। बुक तुम लोग का डिस्पैच आज से स्टार्ट हो जाएगा होपफुली, तो तुम लोग को विद इन अ वीक बुक मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट बुक एंड कंपाइलर भी तुम लोग का प्रिंटिंग में चला जाएगा 2 दिन के अंदर। तो फिर अकॉर्डिंगली प्रिंट होकर तुम लोग के पास आ जाएगा। तब तक मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ, तो अपना प्रिंट आउट करके अपने एंड से पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई रोकनी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट नहीं होगी ट्रस्ट की। पहली कौन सी है, स्पेसिफाइड पर्सन पे करा, रिलेटिव पे करा है, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, प्लस उसमें 115 बीबीआई अलग से लगेगा। अब देखते हैं, एनी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस विच डज नॉट इंश्योर द बेनिफिट फॉर पब्लिक। अगर कोई प्राइवेट रिलीजियस पर्पस वाला कोई काम करता है ट्रस्ट, तो वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। अब प्राइवेट रिलीजियस पर्पस मतलब ये तो डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो अपने को ये जनरल टर्म में देखना पड़ेगा। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जो कि प्राइवेटली हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सिर्फ हो रहा है, नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक, तो वो वाला अलाउ नहीं किया जाएगा, तो वो वाले एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। दूसरा, अगर हमने करा है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के लिए अगर हमने कोई खर्चा करा है तो अलाउ नहीं होगा। एंड एज ऑलवेज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। बट इसमें 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो सिर्फ अगर तुमने एक ऐसा खर्चा करा जो कि सिर्फ वुमेन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए तुमने क्या किया, स्प्रे गन बांट दिया, तो ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी में काउंट हो जाएगा, भले तुमने सिर्फ वुमेन को दिया है, लेकिन ये वाला एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो बेनिफिट फॉर पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन
या कम्युनिटी के लिए खर्चा करोगे तो अलाउ नहीं करेंगे, बट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए करोगे तो अलाउ कर देंगे। या अप्लाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, यानी वो रिलेटिव लोग के ऊपर खर्चा करो 13(3) वाला तो वो अलाउ नहीं करेंगे। ओके। एनी इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इफ एनी period during the previous year any fund of the trust or institution invested or deposited any share other than public sector company defined under 11(5). तो 11(5) के मोड में सिर्फ इन्वेस्ट करना, अगर 11(5) के मोड में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो रुपया अलाउ नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे, प्लस उस एक्सपेंस पे उस जितना नहीं डाला उस पे 115 BBI भी लगा देंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड रेजिम वाला अभी नहीं, कल पढ़ेंगे इसको जब अपने रजिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ेंगे। और क्या अलाउ नहीं होता है? एनोनिमस डोनेशन जो 115 BBC में जाने वाला है वो अलाउड नहीं होता है। अगर ट्रस्ट का कोई बिजनेस है विच इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट देन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। Value of any benefit or facility being medical or educational service granted or provided free of cost or at concessional rate by charitable or religious trust running a hospital or medical institute or educational institute by any specified person referred under 10(13)(3). However, the value of such facility shall be fair market value of such facility। अब सर ये क्या हो गया? अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, तुम कोई भी खर्चा नहीं करोगे अपने फाउंडर के ऊपर या ट्रस्टी के ऊपर, कोई भी खर्चा नहीं करना, अगर करोगे तो 115 BBI में टैक्सेबिलिटी लगा दें। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में ट्रस्टी करते हुए आया तो उसको क्या बोलेंगे, हम आपके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, आपको एडमिशन नहीं ले सकते, हमको इनकम टैक्स में दिक्कत हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो उस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे, एडमिशन लेंगे, खर्चा जितना होगा उतना उस पर करेंगे, जो भी उसका एक्सपेंसेस है वो बियर करेंगे, एंड जब अपने टैक्सेबिलिटी लगाएंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? फेयर मार्केट वैल्यू पे। या स्कूल है, अब स्कूल में ट्रस्टी के बच्चे का एडमिशन करवाना है तो अपने ही स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकता है क्या? वो ऑब्वियसली करवाएगा। तो उस सिनेरियो में फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्री में करेगा या कंसेशनल रेट में उस पर काम करेगा, तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। अगर आप अप्लाई कर देते हो इनकम तो एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे लोन विदाउट एडुक्वेट इंटरेस्ट या एडुक्वेट सिक्योरिटी, जस्ट एन एग्जाम्पल पर्पस के लिए कि कब कब बोलते हैं कि अप्लाई किया हमने स्पेसिफाइड के लिए। अलाउइंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडुक्वेट रेंट, excess payment for service, inadequate remuneration, excess payment for purchase of property, inadequate consideration for property sold, diversion of income या property exceeding ₹1,000, investment in substantial interest concern, ये सारी चीजें होती है तो अपने बोलते हैं इट इज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर्ड अंडर 13। 115 BBI में टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ तुम पे लगेगी पेनल्टी। फर्स्ट टाइम गलती करोगे 100% पेनल्टी, जितना अमाउंट खर्चा करा पूरा का पूरा एज 100% पेनल्टी लगेगा। और सेकेंड टाइम गलती किया, सब्सिक्वेंट टाइम अगर गलती करोगे तो 200%, ट्वाइस द अमाउंट जितना भी एक्सपेंस किया है उतना एज अ पेनल्टी बियर करना पड़ेगा। दिस इज द पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू पर्सन रेफर्ड अंडर 13(3). ओके, तो ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। अब जो हमने पढ़ा है उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मेगा फॉर्मेट बना के रखा है, कोशिश करा कि इस फॉर्मेट में जितनी सारी चीजें हो सके मैं इंक्लूड कर लूं। और अपने देखो अभी इसी फॉर्मेट में सॉल्व करके आ रहे हैं, जितना भी हमने सोल्यूशन किया इसी फॉर्मेट में करा। सबसे पहले हमने क्या लिया, टोटल डोनेशन, उसमें हमने एनोनिमस डोनेशन और कॉर्पस डोनेशन माइनस कर दिया। एनोनिमस का सेपरेट ट्रीटमेंट होता है एंड कॉर्पस टैक्सेबल नहीं होता, प्रोवाइडेड 11(5) के मोड में जमा हो। क्या होगा, 11(5) के मोड में अगर जमा है तो फिर उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती। कैश में मिला तो भी माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। फिर लेंगे बिजनेस इनकम, फिर लेंगे कैपिटल गेन जो एक्चुअल हुआ है अपने को, फिर लेना है एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल अंडर 115 BBC, यानी जो माइनस किया विच एवर इज हायर में वो वाला लेना है। गवर्नमेंट ग्रांट लेना है, ग्रॉस रिसीप्ट अपने को लेना है, अदर इनकम सारी लेनी है, तो टोटल इनकम आ जाएगा
उसके बाद करेंगे 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर अपने पास एक टोटल आएगा, इसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, चाहे एडमिन एक्सपेंस हो, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, या कोई और एडजस्टमेंट है, वो सब माइनस करेंगे। कैपिटल गेन के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट करेंगे, जितना कैपिटल गेन तक बनता है उतना कैपिटल गेन में माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो बचता है वो सेपरेटली माइनस करेंगे। एंड अगर नेगेटिव आ गया फिगर तो कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना। फिर इसमें से डीम्ड एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन 1 वाला करेंगे। याद है एक्सप्लेनेशन 1 में पैसा एंड ऑफ द ईयर में मिला या पैसा अपने को नेक्स्ट ईयर में मिला, तो अपने फॉर्म 9A जमा करके डीम्ड एप्लीकेशन उसको मना लेते थे, तो वो लेस कर देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, जो कि 115 BBI में जाएगा। ऐड करेंगे एनोनिमस डोनेशन 115 BBC वाला, तो अपने को टोटल इनकम मिल जाएगा। स्पेसिफाइड वाला 115 BBI में 30% से जाएगा, एनोनिमस डोनेशन वाला 30% से 115 BBC में जाएगा। बैलेंस जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट से चार्ज होगा। HEC और सरचार्ज अपने को भूलना नहीं है, ये पढ़ेंगे बाद में। HEC लगता है 4% हर जगह। फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इन प्रीवियस ईयर इज नो लॉन्गर अलाउड, बोला था एक क्वेश्चन में कि ये माइनस नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करते। ये है मेगा फॉर्मेट, इसको देखोगे तो आपका मैक्सिमम चीज ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। वैसे हमने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो, कॉटेज इंडस्ट्री क्या चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा? द आंसर इज यस, कॉटेज इंडस्ट्री चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा, सेक्शन 11 का बेनिफिट मिल जाएगा। प्रमोशन ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स क्या चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा? यस, चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा, सेक्शन 11 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये माइनर पॉइंट्स कहां से आए आपको पता है? मैंने सारे क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करा, उसमें से जो की वर्ड्स निकले, जो की पॉइंट्स निकले, उनको उठा के इस माइनर पॉइंट में डाल दिया। एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेंगे तो जितने छोटे छोटे पॉइंट्स है जो छूट जाते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे। अच्छा, ट्रस्ट डज नॉट रिक्वायर टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, यानी तुम ऐसे बोल दो कि हम योगा करवाएंगे, अब तुमको इसमें ये नहीं बताना कि कपालभाति करवाएंगे, कि ये वाला योगा करवाएंगे, कि ऐसे दौड़ाएंगे, कि ऐसे रन करेंगे, वो करेंगे, ये सब पर्टिकुलराइज नहीं करना। ओवरव्यू दे दो बस कि हम योगा करवाएंगे, बस ओवरव्यू दे दिया, मोर देन सफिशिएंट। ओके, अभी इतना ही करेंगे, ये 2 पॉइंट अभी नहीं करेंगे, पेंडिंग। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी हमारा क्या बचा है दोस्तों? अब हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन बचा है और इक्का दुक्का क्वेश्चन और बचे हैं, ये अपने करेंगे। आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया वो पूरा रिवाइज कर लेना, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देख के रिविजन कर लेना एंड सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना, जितने भी अभी हमने बनाए हैं उतने सारे, क्लास वर्क एंड होमवर्क दोनों। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। आशा करता हूँ कि अब आपको मजा आ रहा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट पढ़ने में। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय श्री राम, टेक केयर, मिलते हैं इवनिंग में।